इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न में the formula of calculating the effective rate is the formula of calculating the effective rate is effective rate is effective rate of return per rupee. Effective rate of return effective rate of return per rupee is equal to 1 plus r upon 100p की होल पावर p 1 प्लस r अपॉन 100p की होल पावर p -1 पर रुपये का मतलब क्या है कि 1 रुपये पर इतना रेट ऑफ रिटर्न है ना। तो अगर 10,000 रुपये होंगे तो 10,000 पर कितना होगा वो p उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेयर r इज इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट रेट, p है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर, r है एनुअल इंटरेस्ट रेट और p है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर। फिर है इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, if interest is compounded continuously, p को n भी ले सकते हैं। हाँ, if interest is compounded continuously then if interest is compounded continuously then effective rate of return then effective rate of return is equal to e की पावर r upon 100 -1, e की पावर r upon 100 -1। ठीक है, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, मगर मतलब अगर इंटरेस्ट जो है वो कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग उसकी होती जा रही है तो भी। ठीक है,
अब जरा इसके क्वेश्चंस देखिएगा। मेरा पहला एग्जांपल मेरी बुक में जो दे रखा है वो है फाइंड द इफेक्टिव रेट विच इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेटेड रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। यही है। हाँ, एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द इफेक्टिव रेट विच इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेटेड रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। स्टेटेड रेट का मतलब क्या है कि हमको ये बोला जा रहा है कि सेमी एनुअली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेमी एनुअली जो है वो हमें कितना मिल रहा है, 6% मिल रहा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, तो कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रही है, यानी कि साल में 2 बार हो रही है कंपाउंडिंग, लेकिन जब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होता है ना वो एनुअली दे रखा होता है। ठीक है, अच्छा, तो उस पर इफेक्टिव रेट कितना आ रहा है? स्टेटेड रेट तो ये बताया तो इतना है, लेकिन उस पर इफेक्टिव रेट कितना आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर है R इज इक्वल टू 6% पर एनम, ये हो गया। ठीक है, और P कंपाउंडिंग सेमी एनुअली यानी कि 2 हाफ ईयर्स। ये कितना हो गया, 2 हाफ ईयर्स। ठीक है, अच्छा, तो इफेक्टिव रेट पर रुपी, देयरफॉर इफेक्टिव रेट therefore effective rate per rupee is 1 plus R upon 100p की पावर p माइनस 1, 1 plus 6 upon 100 into 2 2 3 जा 6 1.03 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। और क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो 1.03 है ना, तो उसका स्क्वायर ही तो निकालना है, तो फिर इसके लिए लॉग लेने की क्या जरूरत, आसान सा है, कर ही लो। 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 0 1, 9 हो गया, 0 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यानी कि टोटल 4 डिजिट, तो 1.0609। हाँ हाँ, अगर बहुत बड़ी वैल्यू है ना, जैसे मान लीजिए क्यूब से बड़ी वैल्यू आ जाती है तो वो देते हैं, है ना, लेकिन स्क्वायर और क्यूब वो तो आप खुद ही कर सकते हो, आसान है। 1.0609 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, 0.0609। ठीक है, अब परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6.09%। ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 में देखिए वो बोल रहे हैं मिस्टर दिनेश हैज़ 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आइदर 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली और 9.8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। विच ऑप्शन इज बेटर फॉर मिस्टर दिनेश गिवन 1.0245 की पावर 4 इज इक्वल टू 1.1017। तो इसका मतलब क्या है कि हम ना 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेंगे। एक में तो 10% मेरे को लेना है सेमी एनुअली वाला, है ना, और एक में केस सेकंड में क्या लेना है, 9.8% लेना है कंपाउंडेड क्वार्टरली। दोनों में ये देखना है कि हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा किस में आ रहा है। जिसमें इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा आए हम कहेंगे ये वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब जरा देखिएगा, 2 केसेस देखेंगे।
केस फर्स्ट, इसमें मुझे चाहिए क्या होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न में सिर्फ आर और पी चाहिए होता है। आर इज इक्वल टू, यहाँ पर तो दे रखा है 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर एनम में ही होता है, ठीक है। और इस केस में पी कितना दे रखा है, भाई सेमी एनुअली कर रहे हैं तो 1 साल के लिए निकाला जाता है, तो ये कितना हो गया, 2.5 ईयर्स। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, इसको R1 बोल दो। ये क्या है, 1 प्लस R/100p की पावर p-1। तो 10/100 इंटू पी कितना है, 2.5 ईयर्स की पावर 2 -1। तो 2 5 ज़ा 10, 5/100 इज 0.05, 1.05 का स्क्वायर -1, ये हो गया 1.05 का स्क्वायर -1। अब 5 5 ज़ा 25, 5 0 ज़ा 0, 2 2, 5 1 ज़ा 5, 0 0 0, फिर 5 0 1, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 5 + 5 10, 1 कैरी, 1.1025, 1.1025 -1, इट मीन्स 0.1025। तो ये क्या हो गया, 10.25%। तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ये हमारा हो गया फर्स्ट केस में। उसके बाद सेकंड केस में देखेंगे। सेकंड केस देखेंगे, R इज इक्वल टू 9.8% पर एनम। %9.8 पर एनम, एक तो ये हो गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब P कितना दे रखा है, 4 क्वार्टर ईयर्स। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न R2 1 प्लस R/100p की पावर p -1, 1 प्लस 9.8/100 इंटू 4 की पावर 4 -1। डेसिमल गया, एक 0 आया, फोर टेंजा, और 98 को 4 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो 4 2 ज़ा 8, 9 - 8 इज़ 1, 1 8 18, 4 4 ज़ा 16, 18 - 16 इज़ 2, 2 0 20, तो 4 5 ज़ा 20, तो 1 प्लस 24.5/1000 पावर 4
-1। अब 2 ज़ीरो कटेगा तो इधर आ जाएगा, 1 ज़ीरो और लगाओ, इस डेसिमल को इधर लेकर आओ, ये कट गया, तो ये हो जाएगा 1.0245 की पावर 4 -1। तो 1.0245 की पावर 4 ये ऑलरेडी दे रखा है 1.1017। 1.1017 -1 0 पॉइंट, ये हो गया 10.17%। तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया है? सेकंड वाला, क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है 10.25%, और नहीं, फर्स्ट वाला अच्छा है, 10.25 आ रहा है, इसमें 10.17, तो फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। आंसर में दे रखा है हंस द फर्स्ट ऑप्शन इज बेटर फॉर मिस्टर दिनेश। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए। एग्जाम्पल थ्री में क्या दिया है? मिस्टर एक्स टुक अ लोन ऑफ ₹2000 फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, तो उसने लोन लिया है 2000 रुपीज़ का फॉर 6 मंथ्स। लेंडर डिडक्ट्स ₹200 एज इंटरेस्ट वाइल लेंडिंग। ठीक है, तो उसने 200 रुपये इंटरेस्ट के शुरुआत में ही काट लिए। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाई लेंडर। अब देखिएगा, मिस्टर एक्स टुक अ लोन ऑफ ₹2000 फॉर 6 मंथ्स। लेंडर डिडक्ट्स ₹200 एज इंटरेस्ट रेट वाइल लेंडिंग। तो उसने 200 रुपये डिडक्ट कर लिए इंटरेस्ट के, उधार देते टाइम ही। ठीक है, तो हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं वो पर रुपये निकालते हैं, है ना। तो उसने 2000 रुपये पर 200 रुपये का इंटरेस्ट ले लिया। ठीक, तो हम ये कहेंगे लेंडर डिडक्टेड ₹200 एज इंटरेस्ट on ₹2000। Therefore, ₹200 can be treated as interest on ₹1800 for 6 months। आपको क्या मिला? हमें तो ये देखना है हमको मिला क्या। हमको 1800 रुपये मिले, ठीक है ना, हमको 1800 रुपये मिले, और जो 200 रुपये हैं वो उसने इंटरेस्ट के रख लिए। तो कुल मिलाकर ये है कि उसने तो 2000 रुपये ही दिए थे हमको, लेकिन हमने उस 2000 में से 200 रुपये उसके इंटरेस्ट के दे दिए। तो हमको मिला क्या? हमको तो 1800 रुपये मिले ना। तो 1800 रुपये ओन करने के लिए हमको 200 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ा। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ₹1800, इंटरेस्ट ऑन ₹1800 for 6 months is equal to ₹200। Interest on ₹1 for 6 months is equal to 200 upon 1800।
2 0 से 2 0 कट के 2 1 जा 2 2 9 जा, तो ये 1/9 हो गया 6 मंथ्स का इंटरेस्ट 1 रुपये पर। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रुपी, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देयरफॉर effective rate of return हाँ नहीं 1200 नहीं करा है, 200/1800। 1800 पर 200 रुपये, तो 1 रुपये पर कितना, ये 1800 200 के नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। वो उसको काटा है तो वो 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। 2 0 से 2 0 करके 2 1 जा 2 2 9 जा 18, तो 1 जा 9 जा 1/9 है वो, समझ गए। अच्छा, तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या होता है 1 + R/100p की पावर p -1, ठीक है। अब 6 मंथ्स पर, मतलब हम क्वार्टरली कर रहे हैं, एक साल में कितना 6 मंथ्स कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आते हैं। ये R/100p ये यही है कि 1 रुपये पर आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, तो 1 रुपये पर आपको 1/9 देना पड़ रहा है। तो ये R/100p की वैल्यू ही 1/9 है। 1 + 1/9 की पावर 2 -1, 9 1 9 + 1 10/9 का स्क्वायर -1 क्या है, 1 रुपये पर, 1 रुपये पर कितना इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, हमने 1800 रुपये पर 200 रुपये इंटरेस्ट दे दिया, तो 1 रुपये पर हम कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये वो चीज़ है। 1/9 रुपी है, हाँ, कि हमने इतना रुपए दिए 1 रुपये पर। तो अब क्या है कि 1 + 1/9 ये हो गया 100/81 -1, तो 19/81, ठीक है, ये आ गया। अब 19/81 जरा इसको करके देखिए कितना आ रहा है रिजल्ट। $0.2346, ये क्या हो जाएगा 23.46%, सही है। अब एग्जांपल नंबर 4 देखिएगा, ये फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इक्विवेलेंट टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, फिर है कंटिन्यूसली, ठीक है। अब जरा देखिएगा इसको करके, ट्राई करो, मैं आ रहा हूँ अभी।
अच्छा में ये थी चार इसमें एग्जांपल दे रखे थे तुम्हारी में और भी है चार ही फिर उसके बाद क्या है ठीक है सी एच ई आर compound annual growth rate CAGR the formula for calculating CAGR can be obtained the formula for calculating CAGR can be obtained from the compound interest formula which is A is equal to P into 1 plus I की power n P into 1 plus I की power n ठीक है यही होता था याद करिए अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस वन अपॉन आर अपॉन हंड्रेड की होल पावर एन वो आर अपॉन हंड्रेड जो है वही तो आई है ना अच्छा अब यहाँ पर क्या बोल देते हैं इसको और इस केस में और एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू वन प्लस आई की पावर एन एफ वी क्या होता है फ्यूचर वैल्यू पी वी क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू तो यहाँ है एफ वी है फ्यूचर और फाइनल वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फ्यूचर और फाइनल वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फिर है पीवी प्रेजेंट और बिगिनिंग वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ठीक है तो यहाँ से एफ वी अपॉन पी वी फ्यूचर वैल्यू ऑन प्रेजेंट वैल्यू तो एफ वी अपॉन पी वी इज इक्वल टू वन प्लस आई की पावर एन
1 प्लस आई की पावर n, ठीक है। और CAGR क्या हो जाता है, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से ना हमें एक्चुअली आई की वैल्यू निकालनी है। तो आई देखिएगा कैसे निकलेगा, हम ऐसा कर देंगे 1 प्लस आई पावर n है, तो इधर पहुँच कर ये क्या हो जाएगा, एफ वी अपॉन पी वी की होल पावर 1 अपॉन n, और फिर आई क्या हो जाएगा, एफ वी अपॉन पी वी की होल पावर 1 अपॉन n माइनस 1, है ना। ये जो आई है इसी को CAGR बोल देते हैं, ठीक है। एफ वी अपॉन पी वी की होल पावर 1 अपॉन n माइनस 1, वेयर आई इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो CAGR इज इक्वल टू एफ वी अपॉन पी वी की होल पावर 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है जी। अब जरा देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 5 में है दिवाकर इन्वेस्टेड ₹20,000, दिवाकर ने 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे। तो जो चीज़ उसने इन्वेस्ट करी है वो प्रेजेंट वैल्यू हो गई। दिवाकर इन्वेस्टेड ₹20,000 इन अ म्यूचुअल फंड इन ईयर 2010। द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड इंक्रीज्ड टू ₹32,000 इन द ईयर 2015। तो n जो है वो तो हो गया 5, और जो फ्यूचर वैल्यू है वो हो गई 32,000। कैलकुलेट द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CAGR is equal to FV upon PV की पावर 1 अपॉन n माइनस 1। $32,000 अपॉन 20,000 की पावर 1 अपॉन n, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, 1 अपॉन 5 माइनस 1। अब ये 3 जीरो हैं, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, ठीक है। और 32 की पावर 1 अपॉन 5 तो समझ में आता है, वो तो 2 हो जाएगा। 20 की पावर 1 अपॉन 5 ये निकलना है। नमस्ते, ठीक है। अब इसमें या तो ये वैल्यू दे रखी होती, नहीं है, तो 2 10 जा और 2 16 जा, तो 16 अपॉन 10 1.6 हो गया। वन 1.6 की पावर 1 अपॉन 5 माइनस 1। अब 1.6 की पावर 1 अपॉन 5 जो है इसको लॉग टेबल की हेल्प से निकाल लेंगे। गुड इवनिंग। लॉग टेबल की हेल्प से इसको निकाल लेंगे, ज़रा देखिएगा कैसे निकलेगा। लेट x इज इक्वल टू 1.6 की पावर 1 अपॉन 5। टेकिंग लॉग, लॉग ले लो, तो log x इज इक्वल टू लॉग 1.6 की पावर 1 अपॉन 5। 1 अपॉन 5 को इधर लेकर आओ, log x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 log 1.6। अब log 1.6 को log 1.6 00 बोल दो, क्योंकि टोटल मेरे को इसमें 4 डिजिट चाहिए होती हैं। अब डेसिमल से जस्ट पहले कितनी डिजिट्स हैं, 1 डिजिट, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, है ना। तो पहली चीज़ तो ये log x
इज इक्वल टू 1/5। सबसे पहला काम तो ये है कि ये 0 हो गया। फिर डेसिमल के बाद क्या लिखेंगे, 16 को देखना है 0 पर, लॉग टेबल में 16 को देखना है 0 पर। तो 16 0 पर है 2041, ये 0.2041 है। अब इसको 5 से डिवाइड कर लो, 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, फिर 5 4 ज़ा 20, फिर 5 0 ज़ा 0, फिर 5 8 ज़ा 40, 0.04082। तो log x इज इक्वल टू 0.0408, 0.0408। अब देखिए डेसिमल के बाद में यहाँ कितने ज़ीरो आ रहे हैं, डेसिमल के बाद में एक ज़ीरो आ रहा है तो 1 बार आएगा। पहली चीज़ ये कि डेसिमल के बाद में कितने ज़ीरो आ रहे हैं, एक ज़ीरो आ रहा है तो 1 बार, 2 ज़ीरो आते तो 2 बार आ जाता। तो x निकालेंगे, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0408। तो x इज इक्वल टू 1 बार पॉइंट। फिर आपको क्या करना है, एंटी लॉग, एंटी लॉग क्या है, 0.4 को 0 पर देखेंगे फिर 8 पर देखेंगे, 0.04, 0.4 को 0 पर देखा तो 1096 और फिर 8 पर 2 तो 1098। ठीक है, तो ये हो गया 1098 आ रहा है 1 बार। जनरली क्या होता है, जो एंटी लॉग टेबल है वो 10 के बाद से दे रखी होती है, लेकिन यहाँ पर 0.4 पर दे रखी है तो इसलिए 1 बार नहीं लगाएंगे, है ना। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे ही करिए कि डेसिमल से पहले 0 लिखा हुआ है तो 0 में 1 ऐड कर देंगे, 0 में 1 ऐड कर दिया, है ना। तो 1 ऐड करने का मतलब क्या है कि एक डिजिट, तो डेसिमल लेफ्ट से काउंट करके एक डिजिट बाद लगाना है। 1098 हमने देखा तो ये 1.098 हो जाएगा, सही है। ठीक है, तो लॉग टेबल 0 से ये 0 से 09 तक वैल्यू नहीं दे रखी होती है ना, ये 10 से देते हैं वैल्यू, इसमें 0 से ही दे रखी है तो इसलिए हम उसको 0 ही मानेंगे, मतलब सिर्फ इस डेसिमल से पहले वाली को, नहीं तो मैं 1 बार लेकर चलता है। अब ये हो गया, तो अब CAGR कितना हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू क्या थी, 1.6 की पावर 1/5, तो CAGR इज इक्वल टू x माइनस 1, 1.098 माइनस 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0.098, यानी कि 9.8%। इसको डेसिमल को 2 प्लेस इधर ले जाओ, 9.8%। ठीक है जी, बस इतना करिए और आप CAGR के ये जो अगली एक्सरसाइज है 14.2 दे रखी है, ये वाली करना। फिर मेरी बुक के हिसाब से तो एक ही टॉपिक इसमें बचेगा, फिर डेप्रिसिएशन देखना जरा, यही है ना, बस यही है लास्ट टॉपिक। ठीक है, ये है, और परसों आप स्कूल जाएंगे ही मंडे को, तो वहाँ पर वो पूछ लेना अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन्स करना है या नहीं करना। आएगा तो मतलब अरे तो कर ही लेते, मतलब इस पेपर में नहीं आएगा, छोड़ो फिर।